एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी रिफंड की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने देखी थी सेक्शन 54, उसकी जो लीगल प्रोविजंस थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल्ड प्रोविजंस देखेंगे, डिटेल कैलकुलेशंस देखेंगे, डिटेल रूल्स को हम लोग देखेंगे। अगर आप में से किसी ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जीएसटी रिफंड का, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रिफंड अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5। इस दोनों रूल्स में जो कैलकुलेशंस हैं, जो फॉर्मूला दी गई है, वो एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली बेसिक चीज रूल नंबर 89.4 और रूल नंबर 89.5 को समझने से पहले ये है कि रूल नंबर 89.4 और 5 जो है वो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के केस में अप्लाई होता है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्या है? जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई अगर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड रहती है तो कुछ सिचुएशन में उसका रिफंड हमको मिल सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है 89.4 का और 89.5 का, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज का? तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो अगर मेरा रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का है तो 89.4 या तो 89.5 में मुझे जाना पड़ेगा। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड है तो 89.5 एप्लीकेबल होगा, और अगर जीरो रेटेड वाला नॉर्मल रिफंड है मेरा तो उस सिचुएशन में 89.4 एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले समझते हैं हम लोग रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4। इस सब रूल में फॉर्मूला दी गई है कि भाई मैक्सिमम कितना रिफंड हमको मिल सकता है। ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है। इसमें मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू नेट आईटीसी मल्टीप्लाई विथ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होल डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इस फॉर्मूला से हम लोग रिफंड का कैलकुलेशन करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं यहां पर मेरे पास? एक तो मेरे पास है रिफंड की अमाउंट जो होगी वो क्या है, दूसरा है नेट आईटीसी हम लोग किसको बोलेंगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलेंगे, और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग किसको बोलते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली चीज है, रिफंड अमाउंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना रिफंड आपको मिल सकता है, दैट इज कंसीडर्ड एज रिफंड अमाउंट। नेट आईटीसी का मतलब होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अदर देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A और 4B और बोथ। तो जो 4A और 4B की स्पेसिफिक डीम्ड एक्सपोर्ट वाले केस में स्पेसिफिक कुछ एग्जम्पशंस है, कुछ रिलैक्सेशन है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी की जो आपकी नेट आईटीसी है, बाकी की नेट आईटीसी का मतलब है जो एलिजिबल आईटीसी है मेरी। अगर कोई ब्लॉक्ड आईटीसी है तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस नेट आईटीसी के ऊपर मुझे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल के साथ हम लोग बाद में समझने वाले हैं इसको भी। तो जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होता है उसकी डेफिनेशन ऐसी दी है कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और द वैल्यू which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier as declared by the supplier whichever is less। तो ये जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी इनवॉइस में है एक्सपोर्ट की, उसको कंपेयर करेंगे कि भाई ऐसे ही गुड्स डोमेस्टिकली कितनी वैल्यू पे सेल होते हैं। वो जो वैल्यू डोमेस्टिक है उसका मैक्सिमम 1.5 टाइम्स। तो मान लीजिए कि अगर वो गुड्स 1000 रुपीज में सेल होते हैं तो 1.5 टाइम्स का मतलब होता है 1500 रुपए। अब मैंने एक्सपोर्ट की वैल्यू दिखाई है 2000 रुपए और मैं डोमेस्टिकली ऐसी ही चीजों को सेल करता हूं 1000 रुपीज में, तो 1000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1500।
तो 1500 और 2000 दोनों में से जो कम होगा वो वैल्यू यहां पर गिनी जाएगी। दैट मीन्स कि 1500 रुपए की वैल्यू मैक्सिमम मैं यहां पर ले सकता हूं टर्न ओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। इसके अंदर काफी और भी इश्यूज आएंगे, उसको हम लोग समझेंगे बाद में। दूसरा जो इसका लेख है वो है टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां पर चीज एकदम सीधी नहीं है, यहां पर जो चीज है उसको कॉपी किया गया है सर्विस टैक्स में से। यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, वो ऐसी है कि द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड for zero rated supply of services and zero rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period, reduced by the amount of advance for zero rated supply of services for which the supply of service has not been completed during the relevant period. इसको पढ़ते ही हमको लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। कॉम्प्लिकेशन इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमको ऐसा बोल रहा है कि करंट पीरियड में आपने जितने रुपीस की सर्विस दी है और जिसका पैसा आपको मिल गया है उसी चीज को हमको कंसीडर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं लेट्स से फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021, उसमें मैंने 10 लाख रुपए की सर्विस दी है, लेकिन इस 10 लाख में से 2 लाख रुपए अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन में लूंगा सिर्फ 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए को एक्सक्लूड कर दूंगा। कोई ऐसा पेमेंट मुझे मिला है कि जिसमें मैंने अभी तक सर्विस नहीं दी है, तो उस सिचुएशन में उस पेमेंट को मैं इस अमाउंट में ऐड नहीं करूंगा। इसका मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि करंट पीरियड में मेरी सर्विस का कंप्लीशन भी होना चाहिए और उसका पेमेंट भी मुझे मिल गया है। ये दोनों चीज फुलफिल होनी चाहिए। या तो करंट पीरियड में मुझे उसका पेमेंट मिला है या तो प्रीवियस पीरियड में मिल चुका है। अगर अभी तक मुझे उसका पेमेंट नहीं मिला है तो उसको मैं टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस में ऐड नहीं कर सकता। तो ये फॉर्मूला है टर्न ओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस की। तो जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में दो चीजें हैं, टर्न ओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और टर्न ओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ये जो डिनोमिनेटर है आपका उसमें है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो ये जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी गई है कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मींस द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर 1 द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 112 ऑफ सेक्शन 2 एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। तो इसका मतलब है 2112 में जो डेफिनेशन दी है टर्नओवर विद इन द स्टेट की, जिसमें सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है, पर उसमें से आपको निकाल देना है सर्विसेज को। फिर क्या करेंगे, नंबर 2 उसमें ऐड करेंगे द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज डी एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो क्लॉज डी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस की फॉर्मूला देखी, जो सर्विस आपने दी है करंट पीरियड में और जिसका पैसा मुझे मिल चुका है उसको ऐड करेंगे, और अगर नॉन जीरो रेटेड है तो उस सबको भी हम लोग ऐड कर देंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड टर्नओवर फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर 4A और 4B ऑफ रूल नंबर 89। अब यहां पर रिलेवेंट पीरियड का मतलब होता है कि वो पीरियड जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो इतनी डेफिनेशंस हैं यहां पर। एक तो है आईटीसी, आपकी नेट आईटीसी, दूसरा है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तीसरा है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और चौथा है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इन चीजों को हम लोगों ने समझा। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद जो फिगर आती है यहां पर उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड दैट वी कैन क्लेम। कुछ क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जब मैं कस्टम में अपनी एक्सपोर्ट की वैल्यू दिखाता हूं तो काफी बार वो जो वैल्यू होती है वो सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में जो वैल्यू है उससे अलग हो सकती है। तो इस रिफंड क्लेम के लिए मुझे दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, कस्टम वैल्यू या तो फिर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट से जो वैल्यू आती है उसको लेना है मुझे। तो यहाँ पर सर्क्यूलर के थ्रू इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया है। कौन से सर्क्यूलर से उन लोगों ने इसको क्लैरिफाई किया है, 125 नंबर का सर्क्यूलर है, उसका पैराग्राफ नंबर 47 है।
वैल्यू ऑफ द गुड्स डिक्लेयर्ड इन द जीएसटी इनवॉइस एंड वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एग्जामिन्ड एंड लोअर ऑफ द टू वैल्यू शुड बी टेकन। तो इन दोनों वैल्यू में से जो कम है उस वैल्यू को हमको कंसीडर करना है। दूसरी चीज पहले ही जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई गुड्स के केस में डोमेस्टिकली जो आप सप्लाई करते हैं उसका मैक्सिमम 1.5 टाइम्स। अच्छा, एक और चीज हमारे माइंड में आती है यहाँ पर कि भाई जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की फिगर है उसको भी मुझे ऐड करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। अगर ये 1.5 टाइम्स वाली फॉर्मूला मैंने अप्लाई की है और उसकी वजह से ये कम फिगर आ रही है, तो क्या मुझे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी वो कम फिगर ऐड करनी है कि वहां पर तो ओरिजिनल फिगर ही दिखानी है? अगर मैं ओरिजिनल फिगर दिखाता हूं वहां पर तो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर कम है, तो रिफंड मेरा उस अमाउंट से कम आ जाएगा और इनजस्टिस है नेचुरली। तो इसका एक सॉल्यूशन भी यहां पर दिया है, वहां पर भी आपको एक सर्कुलर दिया है। सर्कुलर में, इसी सर्कुलर में इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। सर्कुलर हमको ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने ये 1.5 टाइम्स अप्लाई किया है और वो वैल्यू लोअर आ रही है तो टोटल टर्नओवर में भी, जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसमें भी आपको ये लोअर फिगर को ही ऐड करना है। इसी सर्कुलर में जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल इस तरीके से है कि मान लीजिए नेट आईटीसी है मेरी 270 रुपीज। अब ये जो वैल्यू डोमेस्टिक है उसकी 1000 है, लेकिन एक्सपोर्ट में जो वैल्यू है वो है 1750। तो 1000 के ऊपर मैंने 1.5 टाइम्स अप्लाई किया तो वो फिगर आ जाती है 1500। तो ये 1500 और 1750 में से जो कम होगा वो मैं यहां पर लूंगा। तो 1500 रुपए मेरे लिए कम है, उसको मैंने ले लिया एज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसी 1500 को ही मैं ऐड करूंगा अपने एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। तो जो फॉर्मूला बनेगी वो ऐसे बनेगी, 270 मल्टीप्लाई विथ 1500 डिवाइड बाय 2500। ये 2500 कैसे आया? तो 1000 जो डोमेस्टिक सप्लाई था वो और 1500 जो फिगर हमने कैलकुलेट की है वो। यहां पर मैंने 2750 नहीं लिया, ओरिजिनल फिगर नहीं ली। ऊपर अगर मैंने कम किया है तो नीचे भी मुझे इसको कम करना है। ये लॉजिक है रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 का। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हमको रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 में समझनी है कि जो नेट आईटीसी हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज की लेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें कैपिटल गुड्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो जो कैपिटल गुड्स के लिए मेरी आईटीसी मैंने ली है उसका रिफंड मुझे यहाँ पर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 में नहीं मिल सकता। तो सीधी सादी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मेरी इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो भी आईटीसी है उसको मैं साइड में रखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरा जो जीरो रेटेड सप्लाई है गुड्स का और सर्विसेज का उससे, और डिवाइड करूंगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। फिर जो प्रोपोर्शनेट फिगर आएगी उतना मैक्सिमम रिफंड मैं क्लेम कर सकता हूं। यही सीधी सादी फॉर्मूला है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 की। ये 89.5 जो है वो बात करता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? जैसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि मेरे इनपुट का रेट आउटपुट के रेट से ज्यादा है। इनपुट का रेट ज्यादा, आउटपुट का रेट कम, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। इस सिचुएशन में मुझे अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल सकता है। यहां पर दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि रूल नंबर 89.4 में जो एक्सपोर्ट वाली बात थी, जीरो रेटेड सप्लाई वाली बात थी, उसमें आईटीसी जो थी वो थी इनपुट की और इनपुट सर्विस की। लेकिन अगर मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 का रिफंड अप्लाई करता हूं तो वहां पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ इनपुट की। इनपुट सर्विस की आईटीसी जो है उसका रिफंड मैं क्लेम नहीं कर सकता। गुजरात हाईकोर्ट ने जो वीकेसी फुटस्टेप वाले केस में जजमेंट दिया कि आप इनपुट सर्विस का भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिवर्स किया है, जिसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट की आईटीसी। अब फॉर्मूला जो रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 में दी है वो ऐसी है कि भाई मेरी जो मैक्सिमम रिफंड की एलिजिबिलिटी है वो है कि भाई टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई विथ नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इसमें से मैं डिडक्ट करूंगा टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रूल नंबर 89.4 की फॉर्मूला के साथ मैच करता है। नेट आईटीसी जो है वो अलग है, उसमें सर्विस की मैं आईटीसी नहीं दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई किस चीज़ से करूंगा मैं? जो इन्वर्टेड रेट वाला सप्लाई है उससे डिवाइड करूंगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। फॉर्मूला वही है, जो इसकी डेफिनेशन वही है जो रूल नंबर 89.4 में दी है, लेकिन उसमें से जो टैक्स मेरा पेएबल है ऑन इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा। फिर जो फिगर आएगी उतना मैं मैक्सिमम रिफंड क्लेम कर सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस यहां पर डेफिनेटली आ सकते हैं कि भाई मेरा एक ही इनपुट नहीं है, मेरे अलग अलग इनपुट्स हैं। एक के ऊपर 18% का रेट है, दूसरे के ऊपर 12% का रेट है, किसी के ऊपर 5% का रेट है, और अलग अलग आउटपुट भी हो सकते हैं। तो क्या जो इन्वर्टेड वाला है उसी की आईटीसी को मैं फॉर्मूला में लूंगा या सारी की सारी चीजें मैं उसके अंदर ऐड करूंगा? तो सर्कुलर नंबर 125 में जो 2019 में इश्यू हुआ है उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि भाई नेट आईटीसी में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं दिया गया है कि भाई जो इन्वर्टेड में है उसी को आप कैलकुलेट करो। जितने भी आपके इनपुट्स हैं उन सबको आपको कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो सिर्फ होगा आपके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले टर्नओवर से। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई जितने भी मेरे इनपुट्स हैं उसका रेट कम है ज्यादा है वो मुझे नहीं देखना है, मुझे टोटल लेके फॉर्मूला में ऐड करना है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हमको यहाँ पर रूल नंबर 89 सब रूल 5 में समझनी जरूरी है, जो दी है सर्कुलर नंबर 135 जो इश्यू हुआ था इन मार्च 2020। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मेरे इनपुट का रेट पहले ज्यादा था और उसके बाद में वो कम हो गया। मैं वही चीज सप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने परचेस किया उसी को मैं सप्लाई कर रहा हूं। पहले रेट ज्यादा था फिर कम हो गया। तो अगर मेरा इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही है तो उस सिचुएशन में मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले रिफंड का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। रेट रिडक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो पहले रेट ज्यादा उसके बाद में कम हो गया, तो उसकी वजह से अगर मेरी आईटीसी अनयूटिलाइज रहती है तो उसका रिफंड मैं रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 में बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता हूं। ये क्लैरिफाई किया गया है अंडर सर्कुलर नंबर 135 जो इश्यू हुआ इन द ईयर 2020। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5। काफी और भी चीजें हैं, काफी और सर्कुलर्स हैं जिसका डिस्कशन करना है, काफी और इंटरेस्टिंग इश्यूज है रिफंड में जो मुझे क्लैरिफाई करने हैं। पर ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में रिफंड के। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।